गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन करेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स और उसमें भी आज अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाश की और जिसे कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्लास 12th में आरबीएसई बोर्ड में वेव ऑप्टिक्स 5 नंबर की आती है। अब हमारा मिशन क्या होना चाहिए 5/5 का। अब इन 5 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है फर्स्ट क्वेश्चन का 6वां। देखो एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये 6वें की जगह क्रमांक आगे पीछे हो सकता है और वो भी किससे आएगा, ज्ञान से आएगा। और जो दूसरा अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा यानी कि तीसरे का 6ठा, इसमें भी आपकी क्रम संख्या बदल सकती है। ये चौथे नंबर पे भी आ सकता है और 6ठे नंबर पे भी आ सकता है, परंतु आएगा जरूर। ये भी आपका आता है 1 नंबर का और ये भी सीधा प्रश्न पूछा जाएगा ज्ञान से आधारित, यानी इसमें न्यूमेरिकल और अवबोध या चित्र के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां और 11वां, इसमें भी ये क्रम बदल सकता है, परंतु एक प्रश्न 1.5 नंबर का अवबोध से आएगा और एक प्रश्न 1.5 नंबर का ज्ञान उपयोगी से आएगा। अवबोध का मतलब है सूत्र व्युत्पन्न करना, सिद्धांत बताना या कोई तुलनात्मक अध्ययन करना, जैसे विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर, फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन में अंतर, इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। तीसरा ज्ञान उपयोगी या अभिव्यक्ति। आपने देखा है कि ज्ञान उपयोगी और अभिव्यक्ति में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 1.5 और 1.5 3 4 5, तो मिशन 5/5 कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 के लिए निम्नलिखित संभावित प्रश्न है। पहला है, यदि व्यतिकरण के लिए प्रयोग में लाए गए यंग के द्विलिस्ट उपकरण वायु से पानी में विस्थापित कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। डियर स्टूडेंट, जब यंग के द्विलिस्ट उपकरण को वायु से पानी में विस्थापित करेंगे तो उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लैम्डा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्डा कम हो जाएगा। अब देखो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर होती है लैम्डा डी। ये पर्दे की दूरी है स्मॉल डी। अब यहां देखो, ये जो फ्रिंज चौड़ाई बीटा है वो लैम्डा के समानुपाती है, कैपिटल डी के भी समानुपाती है और स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यदि लैम्डा कम हो रहा है, तो फ्रिंज चौड़ाई भी कम हो जाएगी। इसमें दे रखा है घट जाएगी, कम हो जाएगी या घट जाएगी, एक ही अर्थ है, अतः उत्तर आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक यंग के द्विलिस्ट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों का आकार होता है। तो आप देखते हो कि उनका आकार इस टाइप का होता है, और ये टाइप गणित में किसे कहते हैं? परवलय आकार। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा, तो इसमें आंसर आएगा विवर्तन द्वारा प्रकाश को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अध्रुवित प्रकाश से जब ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं तो हम परावर्तन से कर सकते हैं, अपवर्तन से कर सकते हैं, प्रकीर्णन से कर सकते हैं, परंतु विवर्तन द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में नहीं बदल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश का वह गुण जिसकी पुष्टि व्यतिकरण द्वारा की जाती है। देखो
प्रकाश का वह गुण जिसकी पुष्टि व्यतिकरण द्वारा की जाती है वह है तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति। और आप ये जानते हो कि प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि ध्रुवण भी करता है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि तरंग प्रकृति को व्यक्त करने वाले हैं व्यतिकरण ध्रुवण आता है, तो दोनों ही होते हैं, व्यतिकरण भी होता है और ध्रुवण भी होता है। व्यतिकरण भी होता है और ध्रुवण भी होता है। व्यतिकरण और ध्रुवण दोनों ही तरंग प्रकृति को व्यक्त करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाइजेन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। देखो हमने देखा था कि हाइजेन के तरंग सिद्धांत से व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन ये स्पष्ट किए जा सकते हैं, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। छठा क्वेश्चन है, साबुन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है। तो साबुन का एक बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम है। देखो जब हमने प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ा था तो उसमें समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण पढ़ा था। तो समपोषी व्यतिकरण में अंधकार दिखता है और समपोषी व्यतिकरण में प्रकाश होता है, यानी दीप्त फिंस प्राप्त होती है, और विनाशी व्यतिकरण में अदीप्त अर्थात काला भाग प्राप्त होता है। तो यहां पर क्या जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th वाला, यानी कि ज्ञान संबंधित आएगा, और इसके लिए संभावित कुछ प्रश्न मैंने कलेक्ट किए हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है, समस्या को समस्या समझना समस्या से बड़ी समस्या होती है साथियों। तो इस पहला क्वेश्चन लीजिए, तीसरे के छठवें का पहला क्वेश्चन, बिंदुवत स्रोत। देखो मैं यहां नंबर 1 लगाना तो भूल गया, 1 का 1। बिंदुवत स्रोत, रेखीय स्रोत एवं सुदूर प्रकाश स्रोत से किस प्रकार का तरंगाग्र बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो, या जब आपने तरंग प्रकाश की पढ़ा था तो उसमें देखा था कि बिंदुवत प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगे गोलाकार तरंगाग्र बनाती हैं। बिंदुवत स्रोत से कौन सी बनाती है, गोलाकार तरंगाग्र, गोलाकार तरंगाग्र बनता है। और हम ये भी जानते हैं जब रेखीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती हैं तो वो बेलनाकार तरंगाग्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बेलनाकार तरंगाग्र बनाती हैं। और सुदूर प्रकाश स्रोत, सुदूर प्रकाश स्रोत जब आपकी बिंदुवत स्रोत और रेखिक स्रोत बहुत दूरी पर होते हैं तो इनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगे जो आती हैं वो होती हैं समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत से बनने वाले तरंगाग्र को क्या कहते हैं, गोलाकार तरंगाग्र, और रेखीय स्रोत से बनने वाले तरंगाग्र को हम बेलनाकार स्रोत, और सुदूर प्रकाश स्रोत से बनने वाले तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। सेकंड है, मेल्स का नियम लिखिए। तो ये सेकंड का आंसर लीजिए, जब अध्रुवित प्रकाश दो पोलेराइडों की व्यवस्था विश्लेषक वह ध्रुवक दोनों से
गुजरता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक के अक्षों के बीच अंतरित कोण आईपी की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ये तो मैंने हिंदी में लिखा है, इसका गणितीय रूप हो जाएगा अर्थात आई समानुपाती कोस स्क्वायर आई पी, या कोस स्क्वायर थीटा ले लेता हूं मैं इसको, यहाँ थीटा आएगा तो यहाँ भी थीटा ही आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो समानुपाती 3 को तोड़ने के लिए एक समानुपाती नियतांक जो मेरा I0 है, तो I0 कोस स्क्वायर थीटा, जहां I0 निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश के तरंग सिद्धांत की कमियां बताइए। प्रकाश के तरंग सिद्धांत की कमियां हैं, बताइए। तो जो प्रकाश के तरंग सिद्धांत में काल्पनिक माध्यम ईथर को सर्वत्र माना गया था, लेकिन माइकेलसन वह मोरले के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि ईथर नाम का कोई माध्यम नहीं होता है। इस प्रकार तरंग सिद्धांत असफल प्रतीत हुआ। इस प्रकार तरंग सिद्धांत असफल प्रतीत हुआ कि ये बूस्टर का नियम ध्रुवण पर आधारित है। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को हम ध्रुवित करते हैं तो यह अभिलंब से एक एंगल बनाता है और परावर्तित होकर कागज के तल के लंबवत ध्रुवित हो जाता है। इस एंगल को हम बोलते हैं IP। और ये आपका क्या है, अध्रुवित प्रकाश, और ये क्या है, परावर्तित ध्रुवित प्रकाश। तो बूस्टर नियम ये कहता है कि आपतित अध्रुवित प्रकाश से आपतन कोण या ध्रुवित प्रकाश का परावर्तन कोण की स्पर्शया, देखो मैं इसको लिख देता हूं,
अध्रुवित आपतित प्रकाश का आपतन कोण, या ये आईपी है तो ये भी आईपी होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, या परावर्तित ध्रुवित प्रकाश के लिए परावर्तन कोण की स्पर्शया माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। अब अर्थात इसका मतलब ये हो जाएगा कि माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, तो म्यू बराबर हो जाएगा 10IP, जहां IP बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहलाता है, और इसे ही हम बूस्टर का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तरंगाग्र एवं किरण में भिन्नता बताइए। अब देखो, जो तरंगाग्र होता है, समान कला में दोलन करने वाले कणों की निधि को तरंगाग्र कहते हैं, और तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, या इसी को किरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेनेल दूरी किसे कहते हैं? तो रेखा छिद्र से पर्दे की वह दूरी जिस पर विवर्तन के कारण पर्दे पर प्रकाश के केंद्र से फैलाव रेखा छिद्र के बराबर होता है। इसे फ्रेनेल दूरी कहते हैं। इसे ZE से व्यक्त करते हैं। तीकरण, और इधर मैं लेता हूं विवर्तन। हम ये भी जानते हैं, देखो नंबर 1 तो आपका ये हो गया है, 2 या 2 से अधिक समान आवर्ती की कला संबद्ध तरंगों के अध्यारोपण को व्यतिकरण कहते हैं। और तरंगाग्र
से उत्पन्न द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण की घटना को हम विवर्तन कहते हैं। जब तरंगों का आयाम समान है तो अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य होती है। देखो कंडीशन में वापस बोल रहा हूं, जब तरंगों का आयाम समान होता है तो अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य होती है, की तीव्रता शून्य नहीं होती है। व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की संख्या समान होती है जबकि विवर्तन में नहीं होती है। व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है जबकि विवर्तन में फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती है। व्यतिकरण में nवे उच्चिष्ट का पथांतर n लैम्डा होता है जबकि विवर्तन में nवे उच्चिष्ट का पथांतर 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है। व्यतिकरण में nवे निम्निष्ट का पथांतर लैम्डा बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है जबकि विवर्तन में nवे निम्निष्ट का पथांतर n लैम्डा होता है। तो ये प्रमुख अंतर है। दूसरा प्रश्न है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन को विभेद कीजिए। ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यंग के द्विजिरी प्रयोग में जीरियों के बीच की दूरी 0.28 मिमी है तथा पदार्थ 14 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका आंकिक प्रश्न है और हम इसमें देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ है जीरो के बीच की दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न अनुसार, और जीरो के बीच की दूरी को हम स्मॉल d से लिखते हैं और वो देखिए 0.28 मिमी। तो मैं इसको लिखता हूँ 0.28 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ये 2 इधर और ले जाऊंगा तो जाएगा 28 इंटू 10⁻⁵ मीटर। देखो जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करते हैं तो जितने भी भौतिक राशियों के मान दे रखे हैं उनकी इकाई एक ही होनी चाहिए कि x बराबर n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। तो डेट्स इंप्लाइज हमें क्या निकालना है, लैम्डा। क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो लैम्डा हो जाएगा लैम्डा बराबर xd अपॉन nd। उपयुक्त से मान रख दीजिए। x का मान कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻²। स्मॉल d कितना है 28 इंटू 10⁻⁻3 नहीं है -5 अपॉन n 4 और d कितना है 14। 1.4 था तो उस हिसाब से ये यहाँ पर भी 1.4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1.4 हो जाएगा। तो ये प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी अपन ने। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 14 एकम 14 और 14 दूना 28, 1 एकम 1 और 2 एकम 2 और 2 2 4 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो ये हमारा जाएगा 6 इंटू 10⁻² और -5 -7 मीटर। अब देखो हम क्या करते हैं, 1000 से नीचे गुणा कर देते हैं, 1000 से ही भाग दे देते हैं मीटर। तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉन। तो लैम्डा का मान आ गया 6000 एंगस्ट्रॉन। अतः प्रयोग में किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन है। 60 डिग्री पर आपतित प्रकाश
पूर्णतया ध्रुवित हो जाता है। आपतन कोण है, अतः IP बराबर 60 डिग्री है। अब देखो बूस्टर के नियम से, बूस्टर के नियम से माध्यम का अपवर्तनांक बराबर आपतन कोण की स्पर्शज्या होता है। यही बूस्टर नियम है। ये आप माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, तो 10 IP, IP मान कितना है 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। समीकरण नंबर 1 कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक बराबर प्रकाश का वेग बटे माध्यम का वेग। अब देखो माध्यम का अपवर्तनांक तो हमने क्या माना है म्यू, प्रकाश का वेग c होता है, और माध्यम का वेग हमें निकालना है, वो है ले लेते हैं v। तो डेट सिंप्लाइज v बराबर क्या जाएगा c/म्यू। c का मान कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अपॉन √3। अब ये 3/√3 है, तो ऊपर जाके √3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। माध्यम क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव को समझाइए। इस प्रभाव के उपयोग भी लिखिए। ये आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि परावर्तन द्वारा ध्रुवण में परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश परस्पर लंबवत होता है। ये मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये कोई प्रत्याकारी पृष्ठ है, और इस प्रत्याकारी पृष्ठ पर ये कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। क्या हो रहा है अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। यह प्रत्याकारी पृष्ठ पर जिस बिंदु पर आ रहा है उस बिंदु पर हम अभिलंब की रचना कर रहे हैं। तो ये अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे हम कहते हैं ध्रुवण कोण या बूस्टर कोण। तो ये जो आपकी रेखाएं हो जाएंगी वो इस प्रकार आ जाएंगी। ये क्या है आपका अध्रुवित प्रकाश है। ये जो भी है क्या है अध्रुवित प्रकाश है। अब देखो इसमें जो एक भाग तो हो जाएगा इसका परावर्तित ध्रुवित प्रकाश, परावर्तित ध्रुवित प्रकाश। जो बिंदुवत होता है उसे हम बोलते हैं कागज के तल के लंबवत ध्रुवित प्रकाश, कागज के तल के लंबवत ध्रुवित प्रकाश। तो इसे कहते हैं परावर्तित ध्रुवित प्रकाश। और एक जो है अपवर्तित प्रकाश कहेंगे, अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश। अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश अभिलंब से जो कोण बनाता है उसको हम मान लेते हैं कि ये अपवर्तन कोण R है। अब हमें ये निकालना है, ये प्रूव करना कि थीटा 90 डिग्री होता है। ये IP है तो ये भी आपका IP होगा। और इसको मैं चाहूं तो थोड़ा सा यूं दिखा सकता हूं। ये हो गया आपका। अब आप देखिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से म्यू बराबर
साइन आई पी अपॉन साइन आई पी। जितने कोण पर आप तो रही है उतने कोण पर ही परावर्तित हो रही है। तो साइन आई पी अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो यह साइन आई पी, आई की जगह आई पी है। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखो, बूस्टर के नियम से, बूस्टर के नियम से म्यू बराबर हो जाएगा टेन आई पी, और टेन आई पी को मैं क्या लिखता हूं, साइन आई पी अपॉन कोस आई पी, साइन आई पी अपॉन कोस आई पी। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से माध्यम का अपवर्तनांक बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन आई पी अपॉन साइन आर बराबर साइन आई पी अपॉन कोस आई पी। अब देखो दोनों तरफ से साइन आई पी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन आर बराबर कोस आई पी। अब देखो साइन आर को मैं क्या लिख सकता हूं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से कोस 90 माइनस आर बराबर कोस आई पी। दोनों तरफ से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस आर बराबर आई पी। अब देखो तो 90 बराबर हो जाएगा आई पी प्लस आर। ये हमारा आ गया है इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आई पी प्लस आर, यानी कि ये एंगल क्या है, आई पी प्लस आर। और देखो इस जो अभिलंब के इस साइड में जितने भी कोण बन रहे हैं उनके कोणों का मान एक सरल रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए कितना होगा, चित्रानुसार आई पी प्लस थीटा प्लस आर बराबर 180 डिग्री। आई पी प्लस आर समीकरण 3 से कितना है, 90। तो 90 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, तो डेट्स इंप्लाई थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, परावर्तन द्वारा ध्रुवण में परावर्तित और अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश के मध्य 90 डिग्री होता है, अर्थात परावर्तित और अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश परस्पर लंबवत होता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इन प्रश्नों को तैयार करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपके बोर्ड में मिशन 5/5 कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपके लिए फ़र्ज अदा किया है, आप फ़र्ज कीजिए, मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।